स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विशेषण के फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करा था, जिसमें हम लोगों ने विशेषण से संबंधित पहले पार्ट को कंप्लीट करा था और उसमें हम लोगों ने विशेषण को समझा था कि विशेषण किसे कहते हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा था प्राविशेषण, विशेष। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान है, तो राम की विशेषता क्या है? बुद्धिमानी है, तो बुद्धिमान जो है वो विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो आपका उत्तर आएगा राम की बताई जा रही है, तो राम विशेष हो गया। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वही क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। फिर अगला बेटा हम लोगों ने देखा था प्राविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान विशेषण हो गया और बुद्धिमान भी कितना है? बहुत है। तो ये जो बहुत शब्द आपके आगे लगा हुआ है ये प्राविशेषण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम लोगों ने विशेषण का वर्गीकरण करा था और सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे विशेषण के भेद। तो विशेषण के हम लोगों ने कितने भेद देखे थे? तो आप कहेंगे विशेषण के हम लोगों ने बेटा 6 भेद देखे थे। कितने भेद देखे थे? माफी चाहते हैं, विशेषण के 4 भेद देखे थे। विशेषण के कितने भेद देखे थे बेटा? 4 देखे थे। सबसे जो पहला विशेषण था उस विशेषण का नाम था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बाद जो दूसरा था बेटा वो था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो विशेषण था बेटा वो था परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा जो अंतिम विशेषण था उसका नाम था बेटा सार्वनामिक विशेषण। क्या नाम था बेटा? सार्वनामिक विशेषण। 1 मिनट में हम आपको बताते हैं कि आप बहुत आसानी से विशेषण को कैसे पहचानेंगे। जब भी कभी संख्या की बात होगी, जब भी किसकी बात होगी बेटा? संख्या की बात होगी, मतलब जिन्हें आप गिन सकते हो, जिन्हें आप गिन सकते हो वो किस विशेषण के अंतर्गत आएंगे? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण से 1 मिनट में समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि रामचरितमानस में 500 पेज हैं, तो इसमें पूछा जाएगा विशेषण क्या है? तो आप छोटी सी बात बताइए, रामचरितमानस में कितने पेज हैं? 500। तो 500 जो पेज हैं आप उनको गिन सकते हो ना? तो जैसे ही गिन लिया वो किस विशेषण के अंतर्गत आ गए? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गए। किसी ने कहा रामचरितमानस में बहुत पेज हैं, किसी ने कहा रामचरितमानस में बहुत पेज हैं, तो ये जो पेज है इनको आप गिनते हैं ना, बहुत हो गया, तो ये संख्यावाचक तो आएगा पर अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। तो अगर साधारण सी बात हम कहें, जिन्हें आप गिन सकते हैं वो किस विशेषण के अंतर्गत आएंगे? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है बेटा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में आप बस इतनी बात याद रखिएगा, नाप तौल। नाप तौल से संबंधित जो विशेषण होता है वो किस विशेषण के अंतर्गत आता है? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे मुझे 5 किलो आटा दे दो, मुझे 5 किलो आटा दे दो, तो पूछा गया इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है और चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे रखे हैं। तो आप कहेंगे ये जो आटा है इसे हम नाप तौल कर लाते हैं, जब भी खरीदते हैं तो नापते तौलते हैं, और नापने तौलने वाली जितनी भी वस्तुएं आएंगी वो किस विशेषण के अंतर्गत आएंगी? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। तीसरा जो है सार्वनामिक विशेषण। बस इतनी बात याद रखिएगा, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए, जब सर्वनाम किससे पहले आ जाए? संज्ञा से पहले आ जाए, तो ऐसे विशेषण को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने लिखा वह लड़का, वह लड़का, अगर हमने लिखा तो लड़का हो गई संज्ञा और वह हो गया सर्वनाम, तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि ये सार्वनामिक विशेषण है। अगर आपने इन 3 को छांट लिया है, इन 3 को पढ़ लिया है और समझ लिया है, तो आप आंख बंद करके गुणवाचक विशेषण पर टिक कर सकते हैं। किसी की अच्छाई होगी, बुराई होगी, उसका आकार होगा, उसका आकृति होगी, उसका रूप होगा, उसका ढंग होगा, उसका दृष्टव्य होगा, ये सारे जितने विशेषण है वो किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा देखी। विशेषण की परिभाषा देखने के बाद उदाहरण पढ़ा था। उदाहरण के बाद बेटा हम लोगों ने विशेष्य को समझा। विशेष्य को पढ़ने के बाद प्राविशेषण पढ़ा। प्राविशेषण पढ़ने के बाद विशेषण के चारों भेदों पर गंभीरता से चर्चा करी थी। अब हम लोग आगे अगला जो पढ़ने वाले हैं वो विशेषण के दूसरा भेद पढ़ने वाले हैं, और वो भेद है क्या? प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो प्रयोग के अनुसार विशेषण के भेद, इसका दूसरा नाम क्या है? विशेष के क्रम के अनुसार विशेषण के भेद। तो प्रश्न अगर कभी भी पूछा जाए कि प्रयोग के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं या फिर विशेष के क्रम के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर आएगा 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला आएगा उद्देश्य विशेषण और दूसरा क्या आएगा बेटा? विधेय विशेषण।
तो सबसे पहला कौन सा आएगा? उद्देश्य विशेषण, और दूसरा कौन सा आएगा? विधेय विशेषण। तो सबसे पहले उद्देश्य विशेषण क्या होता है इसको समझते हैं। एक उदाहरण लिखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि ये कैसे पहचानेंगे। जैसे लिखा हुआ है मीठा आम। क्या लिखा हुआ है बेटा? मीठा आम, ये लिखा हुआ है। आप हमको छोटी सी बात बताएं, जो आम है वो संज्ञा है कि सर्वनाम है? आप कहेंगे संज्ञा है। आम की खासियत कैसी है बेटा? वो मीठा है। तो ये जो मीठा आगे लिखा दिख रहा है, ये विशेषण है कि नहीं है? तो हाँ कहा, बिल्कुल विशेषण है। तो जब भी संज्ञा से पहले विशेषण आ जाए, क्या बोला बेटा हमने? संज्ञा से पहले क्या आ जाए? विशेषण आ जाए, तो ऐसे विशेषण को हम लोग उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो यहीं पर लिखेंगे, जब विशेषण संज्ञा से पूर्व आए, संज्ञा से पूर्व आए, तो ऐसे विशेषण को ऐसे विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रयोग के आधार पर या फिर विशेष्य के क्रम के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है उद्देश्य विशेषण, दूसरा कौन सा है? विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या है? जब संज्ञा से पहले क्या आ जाए बेटा? विशेषण आ जाए, तो ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण का एक दूसरा नाम भी है बेटा, इसे कहते हैं विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण। तो हम लोगों ने देखा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या था? जब संज्ञा से पहले क्या आ जाए? विशेषण आ जाए, तो ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। अगला कौन सा है बेटा? विधेय विशेषण। इसका जस्ट अपोजिट, जब संज्ञा के बाद विशेषण आए, जब संज्ञा के बाद विशेषण आए, तो ऐसे विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विधेय विशेषण के अंतर्गत पढ़ते हैं। उदाहरण से समझते हैं। लिखा है आम मीठा है। आम मीठा है। क्या मीठा है? आम मीठा है। तो बेटा ये संज्ञा है। ये आपको क्या लिखा है? संज्ञा लिखी दिख रही है। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो सकते हैं बेटा, ये बात याद रखिएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? या तो संज्ञा की बताएंगे या तो सर्वनाम की बताएंगे। लिखा है आम मीठा है। आम क्या है बेटा? यहाँ पर संज्ञा। मीठा यहाँ पर क्या है? विशेषण। तो आप ध्यान से देखेंगे, जब संज्ञा या सर्वनाम पहले आ जाएं और विशेषण कब आ जाए? बाद में आ जाए, तो ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर या फिर विशेष के क्रम के आधार पर विशेषण के कितने भेद बताए? दो भेद बताए। पहला उद्देश्य विशेषण, जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम दोनों आ सकते हैं, क्योंकि विशेषता बेटा संज्ञा और सर्वनाम की बताई जाती है। जब विशेषण संज्ञा कॉमा सर्वनाम से पूर्व आए, तो ऐसे विशेषण को उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उदाहरण में मीठा आम, तो मीठा विशेषण हो गया, आम संज्ञा हो गई। जब विशेषण पहले आए और संज्ञा बाद में आए, तो ऐसे विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। दूसरा नाम इसका विशेष विशेषण है। दूसरा बेटा, अगर भेद की बात करें प्रयोग की दृष्टि से, तो विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण का मतलब जब संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण आए, तो ऐसे विशेषण को विधेय विशेषण के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे आम मीठा है, तो आम संज्ञा हो गई, मीठा विशेषण हो गया। तो बेटा विशेषण संज्ञा के और सर्वनाम के बाद आ रहे हैं, तो ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। तो पहला हम लोगों ने विशेषण के भेदों पर चर्चा करी, फिर हम लोगों ने प्रयोग की दृष्टि से या फिर विशेष की क्रम की दृष्टि से विशेषण के दो भेदों को पढ़ा। पहला था उद्देश्य विशेषण, दूसरा था विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण को विशेष विशेषण भी कहा जाता है। जब भी संज्ञा सर्वनाम से पहले विशेषण आ जाए, तो ऐसे विशेषण को उद्देश्य विशेषण, और जब संज्ञा और सर्वनाम के बाद विशेषण आए, तो ऐसे विशेषण को विधेय विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये भी आपका दूसरा जो पार्ट था बेटा, ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। विशेषण विशेषता बताने का काम करेगा। जब विशेषता बताएगा तो औरों से अलग होंगे आप। जब औरों से अलग होंगे तो कितने लोगों से अलग हैं, उस आधार पर विशेषण की तुलनात्मक अवस्था का बोध होगा। तो विशेषण की अगर हम तुलनात्मक अवस्थाओं पर चर्चा करें, तो विशेषण की तुलनात्मक अवस्था कितनी होती है बेटा? तीन। पहली होगी मूलावस्था। पहली जो अवस्था का नाम होगा बच्चा, उसका नाम होगा मूलावस्था। दूसरी कौन सी होगी? उत्तरावस्था। और तीसरी कौन सी होगी? उत्तमावस्था। पहली कौन सी है? मूलावस्था।
दूसरी कौन सी है उत्तरावस्था, तीसरी कौन सी है उत्तमावस्था। ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती है, मतलब जब संज्ञा सर्वनाम की किसी से तुलना ना की जाए तो विशेषण की ऐसी अवस्था को हम लोग मूलावस्था कहते हैं। जैसे ध्यान से देखें, मोहन, मोहन होशियार है। मोहन क्या है बेटा, होशियार है। तो एक छोटी सी बात बताएं, मोहन संज्ञा या सर्वनाम हो गया या फिर विशेष हो गया, होशियार उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। तो ध्यान से देखें, मोहन की क्या किसी से तुलना की जा रही है? तो बिल्कुल तुलना नहीं की जा रही है। जब संज्ञा सर्वनाम या विशेष की किसी भी व्यक्ति से वस्तु से तुलना ना की जाए तो ऐसे विशेषण को हम लोग किस विशेषण के अंतर्गत पढ़ते हैं? मूलावस्था का विशेषण। यानी जो व्यक्ति की अवस्था है, जो मोहन की अवस्था है वो मूलावस्था है। अभी केवल केवल उसकी बात की जा रही है, किसी का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो विशेषण है उसे कहते हैं उत्तरावस्था विशेषण। ये क्या होता है? इस अवस्था में दो प्राणियों, किसकी बेटा? दो प्राणियों या दो वस्तुओं के गुण एवं दोषों की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जब दो लोगों में तुलना होगी तो बेटा कौन सा होगा? उत्तरावस्था। कैसे? राम या फिर मोहन सोहन से होशियार है। मोहन सोहन से होशियार है। मोहन सोहन से क्या है बेटा? होशियार है। अच्छा बताइए, मोहन संज्ञा हो गई, मोहन की विशेषता बताई जा रही है तो मोहन हो गया विशेष्य, होशियार विशेषण हो गया। मोहन की जो तुलना है वो किससे की जा रही है? सोहन से। तो अब मोहन होशियार है, लेकिन जब भी दो लोगों के, दो व्यक्तियों के, दो वस्तुओं के गुणों एवं दोषों की तुलना की जाएगी तो विशेषण की ऐसी अवस्था को हम लोग उत्तरावस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ केवल मोहन था, यहाँ पर दो लोगों के गुणों एवं दोषों की तुलना होने लगी तो बेटा ये कौन सी अवस्था हो गई? ये अवस्था हो गई उत्तरावस्था। और अंतिम है उत्तमावस्था। जब ढेर सारे लोगों में, जब ढेर सारे लोगों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा तो विशेषण की ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? उत्तमावस्था। जैसे मोहन कक्षा में सबसे होशियार है। मोहन कक्षा में सबसे होशियार है। तो बेटा जब मोहन अकेला बैठा था तो मोहन होशियार था तो मूलावस्था हो गई। मोहन और सोहन में तुलना हो गई तो बेटा कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था। जब दो या दो से अधिक, दो तो हो गए तो उत्तरा, और दो से जैसे ही अधिक होंगे तो वैसे ही कौन सी अवस्था आएगी? उत्तमा। कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, 100 थे, 200 थे, 500 थे। अब मोहन सबसे श्रेष्ठ है। जब भी कभी श्रेष्ठता का बखान हो, जब भी किसी कर्ता को या फिर संज्ञा सर्वनाम को या फिर विशेष को ऊंचे औहदे पर बैठा दिया जाए, ऊंची पदवी का मालिक बना दिया जाए तो बेटा ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? उत्तमावस्था। तो विशेषण की हमने कितनी अवस्थाएं पढ़ी? तीन अवस्था। पहली कौन सी थी बेटा? मूलावस्था। दूसरी कौन सी थी? उत्तरावस्था। तीसरी कौन सी थी? उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी एक व्यक्ति के गुण एवं दोषों का वर्णन किया जाएगा। उत्तरावस्था में दो लोगों के गुण एवं दोषों के बीच का तुलनात्मक अध्ययन करा जाएगा और उत्तमावस्था में श्रेष्ठता को साबित किया जाएगा, श्रेष्ठता की पराकाष्ठा को पार किया जाएगा और बताया जाएगा कि मौजूदा लोगों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिसकी बात की जा रही है। तो ऐसे विशेषण की अवस्था को हम लोग उत्तमावस्था का दर्जा देते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ी बेटा विशेषण की तीन अवस्थाएं। सबसे पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी कौन सी? उत्तमावस्था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन अवस्थाओं से संबंधित। पहचानेंगे कैसे? जब कभी वाक्य में बोल दिया जाए तो आसानी से पहचान लेंगे। जैसे सीता गीता से सुंदर है। सीता गीता से सुंदर है, आपने कहा सीता गीता से सुंदर है, सीता और गीता की सुंदरता की तुलना की जा रही है, दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो उत्तरावस्था आपने टिक मारकर चल दी है। ठीक है, ये वाक्य प्रयोग में बात बता रहे हैं हम आपको। फिर दूसरा प्रश्न बना, सीता सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है, तो आपने कह दिया सीता की बात हो रही, सबसे सुंदर है, तो आपने तुरंत बताया कि उत्तमावस्था हो गया। फिर हमने कहा सीता सुंदर है, तो आपने कहा मूलावस्था हो गया। अब अगर शब्द पूछे कि निम्नलिखित शब्द की मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था क्या होगी, तो उसको कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान तरीका है। जो मूल शब्द होता है, जो विशेषण बताने का काम करता है, जो विशेषता बताता है, वो मूलावस्था के अंतर्गत आता है। जैसे महान, महान, महान क्या है? विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द। जब इसके अंत में हम तर लगा देंगे, क्या लगा देंगे बच्चा? तर लगा देंगे। क्या लगाएंगे? तर। तो वो कौन सी अवस्था बन जाएगी? उत्तरावस्था। और जब
इसी मूलावस्था वाले विशेषण में क्या लगा देंगे, तम, तो कौन सी बन जाएगी, उत्तमावस्था। जैसे महान मूलावस्था था, तर लग गया तो बन गया महानतर, महानतर, और बेटा तम लग गया तो क्या हो गया, महानतम। ठीक उसी प्रकार सुंदर में देख लें तो सुंदरतर और क्या हो गया, सुंदरतम। फिर उच्च में देख लें बेटा, उच्चतर और उच्चतम। फिर अधिक में देख लें, अधिकतर, अधिकतर और क्या हो गया, अधिकतम। तो जब भी कभी शब्द में आपसे विशेषण का तुलनात्मक अध्ययन कराएगा तो इस प्रकार के उत्तर होंगे। जब वाक्य में कराएगा तो हमने आपको दूसरा तरीका बताया। ये जो लिखा दिख रहा है इसका प्रयोग ना के बराबर किया जाता है, ना के बराबर किया जाता है, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। जैसे हम लिख के दिखा दे आपको, आप समझ जाएंगे। प्रकृति ईश्वर की, ईश्वर की अनुपम, प्रकृति ईश्वर की सबसे अनुपम कृति है, अनुपम कृति है। ये एक लिखा हुआ है वाक्य। अब आपसे पूछा गया भैया इसमें विशेषण कौन सा, तो जब भी कभी आपको वाक्य में सबसे लगा मिल जाए तो आप समझ जाना ये उत्तमावस्था की बात है। प्रकृति को सबसे अनूठी कृति बनाया गया है ईश्वर की, और प्रकृति एकमात्र है। तो जब भी एक की तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, तो कौन सी अवस्था होगी, उत्तमावस्था। इनका प्रयोग ना के बराबर किया जाता है बेटा। जब भी कभी शब्द आएगा तो शब्द में ऐसा आएगा, जैसे अभी हमने पीछे देखिए, हमने उत्तरावस्था का आपका उदाहरण दिया, तो उत्तरावस्था में हमने बेटा कहां पर, आप ये बताइए कहां पर हमने तर लगाया। उत्तरावस्था में तर लग रहा था प्रत्यय के नहीं लग रहा था, बताइए, देखकर बताइए कहां हमने तर लगाया। मोहन सोहन से होशियार है, कहां तर लगाया, नहीं लगाना। होशियार था, होशियारतर और होशियारतम होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमने करा नहीं ना। तो आप मूल अवस्था पर जाने का प्रयास करेंगे। आप सिर्फ इतना देखेंगे दो लोगों में हो रहा है कि अकेले हो रहा है कि ढेर सारे लोगों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तब आप समझने का प्रयास करेंगे। और अगर शब्द में बताएगा तो आप ऐसे बता देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रयोग या विशेष के क्रम के अनुसार हम लोगों ने विशेषण के भेद देखे, फिर हम लोगों ने विशेषण की अवस्थाएं देखी जिसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था देखी। अब हम लोग देखेंगे विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। पेपर में इससे संबंधित प्रश्न बेटा जरूर आता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये कुछ हैं तो बहुत सारे, बहुत हैं, इतने हैं कि बताए नहीं जा सकते, पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट आपके सामने रखे। संज्ञा से विशेषण अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो जैसे पृथ्वी संज्ञा है, आपको पता है, और इसका विशेषण हो जाएगा पार्थिव। क्या हो जाएगा, पार्थिव। दिन का बेटा विशेषण हो जाएगा दैनिक। बेटा नगर का नागरिक हो जाएगा। उसी प्रकार आकाश का विशेषण हो जाएगा आकाशीय। ग्राम का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण। क्या होगा बेटा, ग्रामीण जनसंख्या। तो जनसंख्या की विशेषता कैसी है, वो ग्रामीण है। शहरी जनसंख्या, तो शहरी जो है वो विशेषण है, और जनसंख्या की विशेषता क्या है कि शहरी जनसंख्या है। अगला है मनुष्य। मनुष्य का क्या होगा, मानुषिक। दया का बेटा विशेषण हो जाएगा दयालु। पशु का हो जाएगा पार्श्विक। क्या हो जाएगा बेटा, पार्श्विक। बेटा देव का हो जाएगा दैवीय। क्या हो जाएगा, दैवी। कहीं कहीं दैवी, कहीं कहीं दैवीय शक्ति। शक्ति कैसी है, दैवीय। अगला देखिए, प्यास का हो जाएगा प्यासा। प्यास का क्या होगा, प्यासा। अग्नि का होगा आग्नेय। इच्छा का होगा इच्छुक। कृपा का होगा कृपालु। जंगल का होगा जंगली। शहर का होगा बेटा शहरी। सूर्य का हो जाएगा सौर्य। सूर्य का क्या हो जाएगा, सौर्य। ये संज्ञा से विशेषण है। इनमें से आपको दो चार पांच तो बहुत अच्छे से याद रखना, जैसे पृथ्वी हो गया, दिन हो गया, ग्राम हो गया, मनुष्य हो गया, दया हो गया, अग्नि हो गया, कृपा हो गया, सूर्य हो गया। ये तो आपको याद ही रखने, तो ये संज्ञा से विशेषण बनाए थे। अब आप कभी फंसेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे विशेषण, इतने तो हम रट भी नहीं पाएंगे। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसकी हम एक छोटी सी ट्रिक भी बताएंगे, 100% कारगर है। आप जब उसका प्रयोग करेंगे आप आसानी से पहचान लेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण नहीं है। तो सबसे पहले संज्ञा से विशेषण पर चर्चा करें। अगला देखते हैं बेटा, और भी हैं अभी। लघु, लघु का मतलब छोटा, तो इसका होगा लाघव। वन का होगा बेटा वन्य। उपयोग का होगा उपयोगी या उपयुक्त। आदर का होगा बेटा आदरणीय। बुद्ध का होगा बौद्ध। ईश्वर का बेटा संज्ञा से विशेषण बनेगा ईश्वरीय। इच्छा से ऐच्छिक। उन्नति से उन्नत। क्रोध से क्रोधी। जहर से बनेगा जहरीला। संसार से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसार से बनेगा सांसारिक। देव से बनेगा, देवी से बनेगा दैवीय। पर्वत से बनेगा पर्वतीय। मुख से बनेगा मौखिक। प्रकृति से बनेगा प्राकृतिक। भूमि से बनेगा भौमिक। घर से बनेगा घरेलू।
जल से बनेगा जलीय, जलीय, और इतिहास से बनेगा ऐतिहासिक। क्या बनेगा? ऐतिहासिक। ये संज्ञा से विशेषण थे, आपको इनको याद करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, 15-20 हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप इतने याद कर लेंगे तो मेरी जहां तक समझ कहती है कि आपका काम हो जाएगा। अगला बेटा सर्वनाम से विशेषण है। किससे विशेषण है? सर्वनाम से। कोई, कोई सर्वनाम है और इसका विशेषण बनेगा कोई सा। तुम कोई सा, तुम सा कोई, आगे पीछे प्रयोग में ले आएंगे, बताएंगे कारक से कैसे परिवर्तित करेंगे। मैं का बन जाएगा मेरा बेटा विशेषण, मेरा घर विशेषण है कि नहीं। अगला यह से बन जाएगा इसका, इसका घर विशेषण है कि नहीं। कौन से बन जाएगा कौन सा आदमी, कौन सा आदमी। अगला तू से बन जाएगा तेरा, तेरा घर। बेटा वह से बन जाएगा उसका, उसका घर। तो घर संज्ञा है और उसका सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण, खत्म बात हो गई। तो ये विशेषण में प्रयोग में लाया। तो हम लोगों ने सर्वनाम से भी विशेषण देखे। सबसे पहले संज्ञा से विशेषण याद कर नहीं करने आपको 100%। फिर सर्वनाम से विशेषण, इनको भी आपको जबान पर रट लेना है, बिल्कुल मुंह से निकलते ही चले जाने चाहिए, रुकाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अगला है क्रिया से विशेषण। कुछ ही बताए हैं, ज्यादा नहीं बताए हैं, पर आपको पढ़ने सारे हैं। कमाना से हो जाएगा कमाऊ, कहते हैं कमाऊ पूत, कमाऊ पूत है मेरा, मेरा लड़का कमाऊ पूत है। तो कमाऊ पूत है, पूत का मतलब पुत्र हो गया। अब पुत्र की विशेषता कैसी है? कमाऊ, तो कमाऊ विशेषण नहीं हो गया। तो वही तो बता रहे हैं कि कमाना, यानी जो कमाना है वो संज्ञा नहीं है बच्चा, क्रिया है। क्या है बेटा? क्रिया, और क्रिया से विशेषण देख रहे हैं। तो कमाना से कमाऊ हो गया, चलना से चालू हो गया। मोहन चालू है, मोहन चालू है, तो मोहन की विशेषता क्या है? चालू। तो जो चालू है वो विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो विशेषण हो गया। तो वही तो बता रहे हैं, विशेषण चालू है। अगला समझना से हो गया समझदार, लड़ना से हो गया लड़ाका, रक्षा करना से हो गया रक्षक, और मिलना से क्या हो गया बेटा? मिलनसार। अगला है अव्यय से विशेषण। क्या आएगा बेटा? अव्यय से विशेषण। आज अव्यय है, क्या है बेटा? अव्यय। आज क्या है? अव्यय है। अव्यय से बन जाएगा विशेषण आज का, यहां से बन जाएगा यहां वाला, कल से बन जाएगा कल वाला, और वहां से बन जाएगा वहां वाला। वहां वाला मास्टर अच्छा पढ़ाता है, वहां वाला मास्टर अच्छा पढ़ाता है, तो स्थान को बताने का काम कर रहा है, विशेषण बता रहा है। और विशेषण बता रहा है तो सीधी सी बात है, वो अव्यय यहाँ वहां अव्यय था और उसका हमने प्रयोग विशेषण में कर लिया। तो ये हम लोगों ने कुछ पढ़े बेटा, कैसे आप विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं अलग अलग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोगों ने विशेषण के भेदों पर चर्चा करी, भेदों पर प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद पढ़े, विशेषण की अवस्थाएं पढ़ी, और फिर विशेषण का परिवर्तन पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप नोट्स बनाएंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, और फिर इसके बाद जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब आप अपना आकलन करेंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, और जहां कहीं डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे, आपके उत्तर जरूर मिलेंगे। अगली क्लास में मुलाकात होगी फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।